मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें होंगी जो सिविल इंजीनियरिंग में आपने जो सीखी हैं वो आपको सिविल सर्वेंट या बेहतर सिविल सर्वेंट बनने में लाभदायक होंगी। ये बताइए कि क्रिकेट ओलंपिक्स में है क्या? आप सिविल सर्वेंट बनने के लिए इस इंटरव्यू में बैठे हैं। हम आपका ही चयन क्यों करें? आप दूसरे से कैसे अलग हैं? इंडिया ने बहुत रिसेंटली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है एक कंट्री के साथ। आपको पता है किस कंट्री के साथ? May I come in, sir? प्लीज़ कम इन। Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून अभिषेक, प्लीज़ टेक योर सीट। Thank you so much, sir. सो अभिषेक, Yes, sir. प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड। सर मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक स्कूलिंग गांव के विद्यालय से हुई थी। इसके बाद मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और यह यूपीएससी में मेरा तीसरा प्रयास और पहला इंटरव्यू है। इसके अलावा मेरी हॉबीज क्रिकेट देखना और उत्तर भारतीय व्यंजन बनाने में है। अच्छा, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग कौन से वर्ष में पूरी की? सर 2022 में। 2022 में? अच्छा, 22 से क्या कर रहे हैं? सर मैं 22 के बाद से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, और ऐसा क्यों है अभिषेक कि आपने एनआईटी हमीरपुर जो कि एक अच्छा कॉलेज है, वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद आपने कोई जॉब करने की नहीं कोशिश की? सर इसका रीज़न ये आता कि मैं ग्रेजुएशन के दौरान ही जब अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटी और करियर पाथ के बारे में एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि सिविल सर्विस एक बेहतर प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पे मैं अपने स्किल्स और तो इंटरेस्ट लेकिन ये आपको 12वीं के बाद ऐसा ख्याल नहीं आया कि सर मुझे ये सिविल सर्विसेज करना है yes, तो sir. मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, Yes, sir. इंजीनियरिंग की सीट लेने का क्या फ़ायदा? सर ये ग्रेजुएशन के दौरान ही मेरा डिसीजन हुआ था अच्छा। सिविल सर्विस आने के लिए। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग में आपके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? सर एक तो ब्रिज इंजीनियरिंग था हम्म, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस 3 था। अच्छा सर इसमें एक और GIS का सब्जेक्ट था। अच्छा सर मैं अभी यही 3 याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपको अपने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स याद नहीं है अभी? अच्छा, मुझे ये बताइए कि पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है? पोर्टलैंड सीमेंट तो सुना ही होगा यस आपने। सर। सर पोर्टलैंड एक तरीके का लाइम स्टोन होता है जो कि इंग्लैंड में पाया गया था। तो फर्स्ट टाइम लाइम स्टोन को लेके बनाया गया था सीमेंट, तो इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट उसको बोलते हैं। अच्छा, और ये क्यूरिंग की क्या वो यूटिलिटी है? सर जब हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं हाँ। तो सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन की रिएक्शन जो होती है वो हाँ। कंटिन्यूस होती रहती है। तो उसको हम हीट को सर कम करने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं जिससे कि जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी जो उसमें बॉन्ड बनते हैं सीमेंट में वो काफ़ी बेहतर तरीके से बन सकें। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई जो सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, कुछ सालों के बाद क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये क्रैक्स का क्या मतलब है? क्या वो स्ट्रक्चर वीक हो गया है? क्या वो स्ट्रक्चर खराब हो रहा है? क्या है इसका मतलब? सर यहाँ तो एक रीजन यह भी हो सकता है कि इसमें वाटर का जो रेशियो में यूज करते हैं सीमेंट में या तो वहाँ ज़्यादा हो सकता है। दूसरा यह भी हो सकता है सर क्रीप के कारण भी आता है। क्रीप और श्रिंकेज 2 कारण होते हैं सर किसी भी स्ट्रक्चर में क्रैक्स आने के। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपसे मैं पूछूं कि हाल फिलहाल में मतलब रिसेंट टाइम्स में आपको सिविल इंजीनियरिंग के जो काफ़ी बेहतरीन नमूने हैं भारत में, तो कौन से ऐसे चीज़ों को आप बताएंगे? सर एक तो अभी चेनाब ब्रिज हाल ही में इनोग्रेट हुआ है। दूसरा सर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी एक सिविल इंजीनियरिंग मॉडल के रूप में जाना जा सकता है। तीसरा सर अभी न्यू पंबन ब्रिज जो तमिलनाडु में इनोग्रेट हुआ है रामेश्वरम को जोड़ने के लिए, वहाँ भी एक बेहतर स्ट्रक्चर है। अच्छा। और सर अगर पुराने समय की बात करूँ तो हावड़ा ब्रिज एक अच्छा स्ट्रक्चर माना जा सकता है। ये जेड मोर टनल ये भी इनॉग्रेट हुआ था कुछ समय पहले। जेड मोर टनल का नाम सुना है आपने? सॉरी सर इसके बारे में। अच्छा, बोगीबिल ब्रिज। यस सर। बोगीबिल ब्रिज की क्या विशेषता है? सर मैं एग्जैक्टली तो याद नहीं कर पा रहा हूँ। शायद सर ये हाईएस्ट मोटरेबल व्हीकल के लिए बनाया गया था। हाईएस्ट? सर सॉरी सर इसके बारे में मुझे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है अभिषेक, मुझे आप ये बताइए, बस मेरा अभी के लिए आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप इंजीनियर की जगह आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। सिविल इंजीनियर नहीं बनना चाहते, हम सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें होंगी जो सिविल इंजीनियरिंग में आपने जो सीखी हैं वो आपको सिविल सर्वेंट या बेहतर सिविल सर्वेंट बनने में लाभदायक होंगी?
सर एक तो सिविल इंजीनियरिंग के रूप में मैं फिजिकल स्ट्रक्चर को बनाता हूँ, तो इसमें मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करूँगा। ठीक है। दूसरा सर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि सिविल सर्विसेज का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है। और तीसरा सर टीम स्पिरिट भी हम लागू कर सकते हैं। ठीक है अभिषेक। थैंक यू अभिषेक, सर। आप सिविल सर्वेंट बनने के लिए इस इंटरव्यू में बैठे हैं, यस सर। हम आपका ही चयन क्यों करें? आप दूसरे से कैसे अलग हैं? सर मुझे लगता है जो सिविल सर्विसेज में आने के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए, एक तो सर कंपैशनेट और डेडिकेटेड पर्सन हूँ मैं, और सर दूसरा हार्ड वर्किंग भी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं सिविल सेवाओं के लिए बेहतर इसके अलावा ये तो सब में होगा, सर मुझे लगता है आप में विशेष क्या है? सर इसको मैं बेहतर तरीके से कर सकूंगा, और मुझे लगता है कि इसमें मैं जो मेरे मूल्य हैं उनको भी मैं बिना समझौता किए हुए कार्यों को अच्छे तरीके से कर सकूंगा। चलिए ऐसा मानते हैं हम कि आप बहुत कमिटेड हैं, समर्पित हैं। सर। तो एक सिविल सर्वेंट के रूप में समर्पण किसके प्रति? सर जो लोग हैं हमारे सिटीजन्स इंडिया के, उनके प्रति है, और सर जिससे कि हम सामाजिक कल्याण को भी बढ़ावा दे सकें। तो फिर आप इलेक्शन कंटेस्ट करके लीडर बन जाइए। सर उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और मुझे लगता है सिविल सर्वेंट के रूप में मैं लोगों से डायरेक्टली डील करूंगा, और एक तरीके से ये सर परमानेंट जॉब होती है। तो आपने कहा ये लंबी प्रक्रिया है, तो शॉर्टकट में बिलीव करते हैं? नो सर, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं शॉर्टकट में बिलीव करता हूँ। सर मेरा मतलब यह है कि जो सिविल सर्वेंट की पोस्ट है वो वहाँ एक परमानेंट जॉब की जैसा है, तो मैं लोगों से डायरेक्टली डील कर सकूंगा, और उनके जो समस्याएं हैं उनका मैं निवारण कर सकूंगा। तो आपका उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता किसके किसके प्रति होगी? सर एक तो जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति होगा, जो उसमें दिए गए मूल्य हैं। दूसरा सर लोगों के प्रति भी जवाबदेही होगी, और तीसरा सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधित्व होगी, तो उनके प्रति मेरी जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। संविधान में दो शब्द हैं, एक है कि विधि का शासन और दूसरा है विधिक सम्यक प्रक्रिया। दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं? सॉरी सर, मैं हिंदी में इसको। आपका माध्यम हिंदी है ना? यस सर। रूल ऑफ लॉ Yes, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यस सर। सर रूल ऑफ लॉ यह होता है कि कोई भी लॉ जो है लैंड का, वह सभी पे समान रूप से लागू होगा। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में यह है कि यदि जो पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर जो है वह प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लेजिस्लेशन को पास करती है, तो वह एक वैलिड लॉ माना जाएगा, और वह इक्वली सभी के ऊपर लागू होगा। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम लॉ की फेयरनेस या सर उसके ओवरऑल इम्पैक्ट को देखते हैं, और जबकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में हम यह मानते हैं कि यदि लेजिस्लेचर ने यह लॉ बनाया तो वैलिड होगा। अच्छा, अगर हम देखें विवेकाधीन शक्तियों के बारे में, विवेकाधीन शक्तियाँ समझ रहे हैं? डिस्क्रिशनरी पावर। हाँ, तो ये दोनों के पास है, राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यपाल के पास भी है। और राज्यपाल आजकल जो है इसी को लेकर के काफ़ी विवादित भी बने हुए हैं। तो इन शक्तियों में राज्यपाल के पास ऐसी कौन कौन सी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं जिससे वो राष्ट्रपति से ऊपर माना जा सकता है? सर एक तो राज्यपाल को कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, जबकि प्रेसिडेंट के पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई है, क्योंकि वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे डिसीजन लेते हैं। और गवर्नर के पास सर एक विशेष अधिकार यहाँ है कि वह आर्टिकल 201 के अंतर्गत किसी भी लेजिस्लेशन को सर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 201 सर। 201। और 200 के तहत क्या होता है? सर 200 के तहत उनके पास 3 ऑप्शन होता है, या तो वो असेंट दे सकते हैं किसी बिल को, या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर सर रिकमेंडेशन के साथ वो वापस बिल को लेजिस्लेचर के पास भेज सकते हैं। और प्रेसिडेंट के पास इस संबंध में कौन सा आर्टिकल है? सॉरी सर, इसके बारे में मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। थैंक यू। अभिषेक, यस सर। आपने 2022 में सिविल इंजीनियरिंग पूरी की, यस सर। उसके बाद क्या किया फिर? सर उसके बाद से मैं सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप इतने अच्छे कॉलेज के पास आउट हैं, आप NIT के पास आउट हैं, आपको नहीं लगता है कि आपको कोई जॉब ज्वाइन करनी थी? सरकारी सब्सिडी के साथ आपने पढ़ाई की, क्या ये अच्छा नहीं होता कि देश को आप कुछ लौटाते?
सर मेरा मानना है कि जो मैं एक सिविल इंजीनियर के रूप में मैं कार्य करता, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा एक लिमिटेड स्केल तक हो पाता, और मैं फाइनल ईयर के दौरान ही सिविल सेवाओं में आने के लिए उसका निर्णय ले लिया था, और जो सिविल सेवाओं के तहत मैं कार्य कर सकता हूँ उसका जो इम्पैक्ट होगा काफ़ी बड़े पैमाने पे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने फार्म टू मार्केट वेयर हाउसिंग एंड ब्रांडिंग में काम किया हुआ है और आप प्रयागराज से हैं। आपका एक प्रोडक्ट जो प्रसिद्ध है वो है अमरूद, प्रयागराज का अमरूद। इसको अगर फार्म टू मार्केट में आपको ले जाना है और ये इंश्योर करते हुए कि फार्मर को भी उसकी उपज का सही दाम मिले और कंज्यूमर को अच्छा ताज़ा अमरूद मिल जाए सही दाम पर, क्या क्या करेंगे आप? सर एक तो मैं डायरेक्टली किसानों से प्रोक्योर करूँगा, क्योंकि अभी वर्तमान में जो स्थिति है किसानों को कम दामों में ही जो उनके प्रोडक्शन है वो उसको सेल करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें उचित दाम नहीं मिल पाता। तो एक तो मैं प्रोक्योरमेंट करूँगा और वेयर हाउसिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा, और एक ब्रांडिंग के अंतर्गत मैं मार्केट में इन कंज्यूमर तक पहुँचाऊँगा। सर इसका एक बड़ा पोटेंशियल यह भी है कि मैं जैसे गल्फ जैसी कंट्रीज़ में भी इसका एक्सपोर्ट कर सकता हूं, तो इसके द्वारा मैं किसानों का जो मूल्य है उचित मूल्य प्रोवाइड कर सकूँगा। ठीक है, आजकल अमरूद की एक नई वाली किस्म आई है, देखने में काफ़ी बड़ी होती है, बहुत मीठी नहीं होती है, लेकिन इलाहाबाद के अमरूद को इसने पीछे कर दिया है। सॉरी सर, इसके बारे में मैं अवेयर नहीं। अच्छा, आपने नहीं देखा मार्केट में? ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी आपका विषय है। यस सर। आप ये बता सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी के दृष्टिकोण से इंडिया में या भारत में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको वाकई में बड़ी एक्साइट करती हैं? सर एक तो एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा हम जो ट्राइबल में इश्यूज चल रहे हैं उनको हम देख सकते हैं। दूसरा सर जो हमारी सोसाइटी है वो काफ़ी डाइवर्स है, तो उसमें एंथ्रोपोलॉजी में कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करके किसी भी पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन या फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी यूज कर सकते हैं। ट्राइबल लाइफ से क्या सीखा जा सकता है? एक दो चीज़ें बताएं जो कि देश को सीखना चाहिए। सर एक तो ट्राइबल लाइफ से हम सीख सकते हैं सर, जो ट्राइबल सोसाइटी होती है इगलिटेरियन सोसाइटी होती है। दूसरा सर उनका जो सेक्स रेशियो होता है वो काफ़ी बेहतर होता है यदि हम कंपेयर करें सर नेशनल एवरेज से। ठीक है, फूलपुर से आप रहे हैं, इलाहाबाद में फूलपुर से। फूलपुर मतलब जाना जाता है कई कारणों से। यस सर। सबसे प्रसिद्ध कारण क्या है? सर सबसे प्रसिद्ध कारण यही है कि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी आए थे इलेक्ट होके 1952 में, सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए थे। और इसके अलावा सर बीपी सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे हमारे, वहाँ भी फूलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से ही थे। ठीक है, सो आप ये बोल रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री 1952 में चुनाव लड़ते हैं, सो 1947 में वो कैसे प्रधानमंत्री बन गया फिर? सर वो एंट्रिंग गवर्नमेंट बनाई गई थी, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उन्होंने उसके द्वारा निर्णय लिया गया था। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है कि पिछले साल प्रयागराज ने महाकुंभ का आयोजन किया, काफ़ी अच्छी बातें निकल के आई और कई सारे मुद्दे कंसर्न के भी रहे। सिविल इंजीनियर के तौर पर आपके दो चार ऐसे सुझाव जिससे कि इस तरह के आयोजन को और बेहतर बनाया जा सके। सर एक तो वेस्ट मैनेजमेंट की काफ़ी समस्या देखने को मिली, दूसरा सर ट्रैफिक कंजेशन भी देखने को मिला, और तीसरा सर इसके द्वारा हम नॉइज पोल्यूशन और सर एयर पोल्यूशन की भी जो समस्या का सामना करना पड़ा। तो कुछ टेक्नोलॉजिकल आपके सुझाव हों? ये सर इसके लिए हम यह कर सकते हैं कि जैसे बेदिंग के लिए सर हम एक इनक्लोजर बना सकते हैं 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का, सर जो भी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग। दूसरा सर यहाँ भी कर सकते हैं कि हम जो अल्टरनेटिव रूट्स बना रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। जैसे सर पैंटून ब्रिज बनाया जाता है तो उसकी कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो मेन रोड्स होते हैं वो काफ़ी उसमें ट्रैफिक होता है, तो उससे जो आम लोगों की ज़िंदगी होती है उसमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। अभिषेक, आपका इंटरव्यू 12 जनवरी को है। यस मैम। तो 12 जनवरी का क्या सिग्निफिकेंस होता है? मैम नेशनल यूथ डे होता है, उसको मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? मैम स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है। अच्छा, ओके। आप एंथ्रो के स्टूडेंट हैं और आपने सिविल इंजीनियरिंग भी की है। एंथ्रो इंजीनियरिंग, इस टर्म से आप वाकिफ़ हैं? मैम इसके बारे में एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, बट मैं अगर आप अनुमति दें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैम इसमें यह हो सकता है कि जो हम इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसमें हम लोगों को शामिल करते हुए जो भी डेवलपमेंट संबंधित कार्य करते हैं, तो उसको हम मैम एंथ्रो इंजीनियरिंग लोगों को शामिल करते हुए, या जो लोगों के सर मैम कल्चर्स हैं और उनके जो व्यूज हैं उसको हम अगर
शामिल करते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है। एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी? मैम इसमें भी हम इन्वायरमेंट को शामिल करते हुए देखते हैं। जैसे मैम एक तो हाइट में हम जब जाते हैं तो कैसे लोग अडॉप्ट करते हैं, और उसके अनुसार जो हम इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम देख सकते हैं। ठीक है। इंडिया ने बहुत रिसेंटली एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है एक कंट्री के साथ, आपको पता है किस कंट्री के साथ किया है? मैम हाल ही में न्यूजीलैंड और ओमान, दो कंट्री। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए ज़्यादा लाभदायक है, इंडिया के लिए या न्यूजीलैंड के लिए, जो क्लॉजेज हैं उसमें? मैम अभी अगर मैं क्लॉजेस देखूं तो इसमें इंडिया को ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स, आयुष, जो फार्मा इंडस्ट्री है उससे भी काफ़ी हमको सहायता मिलेगी। क्योंकि मैम जो हमारा क्लॉज है उसमें हमें 100% ड्यूटी एक्सेस फ्री मिल रहा है न्यूजीलैंड में, और हमने न्यूजीलैंड को 70% का ही कट दिया। तो न्यूजीलैंड ने क्यों साइन की ये डील हमारे साथ? मैम ये अलग अलग कंट्रीज का वो होता है कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करना है, और उन्हें। हमारा ट्रेड जो है सरप्लस है उसके साथ या डेफिसिट है? मैम सरप्लस है, $100 मिलियन करोड़ सरप्लस है। ऑल राइट। VBG रामजी योजना के बारे में आपने सुना है अभी? यस मैम। उसमें एक 60 डे पॉज विंडो है, यस मैम। आप उसके फेवर में हैं? मैम देखा जाए तो कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जो 60 डेज का ऑफ विंडो है उससे लेबर की अवेलेबिलिटी में कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। और हालांकि मैम यदि हम दूसरा पक्ष भी देखें तो जो हमारी 46% वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि मैम। तो फिर किसी को उस समय काम की आवश्यकता होगी तो क्या करेगी सरकार? सॉरी मैम। कोई बात नहीं। बाहुबली टर्म अभी न्यूज़ में था, आपने सुना है? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप बाहुबली शब्द सुनते हैं तो? मैम मसल पावर का यूज जो होता है इलेक्शन के अच्छा। मुद्दों में। और साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ? मैम अभी हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया था हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो वो भी हाल ही में न्यूज़ में है। तो वो बाहुबली कहला रहा है? नो मैम, बाहुबली नहीं कहला रहा है। अच्छा, ओके। आपने लिखा है आपको नॉर्थ इंडियन क्यूजीन बनाना पसंद है। अच्छा, यूपी से अभी एक सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यस मैम। को शामिल किया गया यूएन की क्रिएटिव सिटीज़ में, कौन सी सिटी है वो? मैम लखनऊ को शामिल किया गया, लखनऊ। अपने कुजिन्स के लिए काफ़ी फेमस। आप वेजिटेरियन खाना बनाते हैं या नॉन मैम वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन। बिरयानी और पुलाव में कोई फ़र्क होता है? यस मैम, जहाँ तक देखा जाए तो उसमें कुछ फ़र्क होता है। जैसे मैम बिरयानी में हम अलग अलग वेजिटेबल्स यूज करते हैं, और पुलाव में मैम देखा जाए तो वहाँ कम स्पाइसेस के साथ बनाया जाता है। वेजिटेबल्स दोनों में यूज़ करते हैं? स्पाइसेस का मैम फ़र्क होता है। ओके। मेरा आखिरी सवाल आपसे बस ये है, आपने ट्राइब्स के बारे में भी बात की और आप एंथ्रो के स्टूडेंट हैं, यूपी में कोई पीवीटीजीज है? मैम बक्सा है और राज्य पीवीटीजी है, दो जो कि तराई रीजन में मिलती हैं, और उत्तराखंड में भी ये ओवरलैप करते हैं। ओके, थैंक यू अभिषेक। थैंक यू। हाय अभिषेक। आपने बोला अभी कि आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है यस मैम। एंड आई थिंक ऑल्सो नॉर्थ इंडियन क्विजीन्स बनाने में। यस मैम। हिडन हंगर करके एक कॉन्सेप्ट है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? यस मैम, इसमें यह होता है कि मैम जो हम एनर्जी इंटेक कर रहे हैं उसमें सफिशिएंट जो न्यूट्रिशन होने चाहिए वह नहीं होता, जिसके कारण हमें विटामिन की कमी या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसी कमी हम देखने को मिलता है हेल्थ में। ओके। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बता सकते हैं आप मैम? एक तो डिजीजेस के साथ मैम प्रोटीन डिफिशियंसी भी होता है मैम, अभी मैं नाम याद नहीं कर माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्वाशियोरकर करके एक मैम डिजीज है जो मैं याद कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्रिकेट पर चलते हैं। ये बताइए कि क्रिकेट ओलंपिक्स में है क्या? यस मैम, इस बार शामिल किया गया, तो 2028 में लॉस एंजल्स में उसका आयोजन होगा T20 फॉर्मेट में। ठीक है। यस मैम। ये बताइए कि क्रिकेट में हमने बहुत टेक्नोलॉजी देखी है आजकल, अल्ट्रा एज यूज़ होने लग गया है, हॉकाई यूज़ होने लग गया है, तो आपको लगता है कि अंपायर की ज़रूरत अब नहीं है? नहीं मैम, ऐसा कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि अभी हाल ही में एशेज टेस्ट सीरीज जो चल रही थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें देखा गया है टेक्नोलॉजी की जो लिमिटेशंस हैं उसमें कुछ गलत निर्णय भी दिया गया टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और जो ऑन फील्ड अंपायर्स होते हैं उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है। ईट राइट इंडिया कैंपेन के बारे में आप क्या जानते हैं? ईट राइट, यस मैम। मैम ये FSI के द्वारा चलाया गया कैंपेन है, जिसमें हम फूड से रिलेटेड जो हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए किया गया, क्योंकि हम ओबेसिटी की समस्या का प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं। ठीक है। इसकी टैगलाइन जानते हैं आप?
सॉरी मैम, इसके बारे में कोई बात नहीं। आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है, आप मुझे बताएंगे आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर में क्या फ़र्क है? मैम, आर्किटेक्ट जो होता है वह ओवरऑल प्लान को डिसाइड करता है और उस पे जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो सिविल इंजीनियर का काम होता है। तो आप कह रहे हैं कि मतलब एस्थेटिक्स है आर्किटेक्ट का काम और जो एक्चुअल जो मेहनत वाला भारी काम है वो सिविल इंजीनियरिंग का है? क्योंकि सर मैम जो पहला स्टेज ही है वो डिज़ाइन और प्लानिंग के तहत ही जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, तो देखा जाए तो दोनों का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है, मुझे बताइए डच डिजीज़ क्या होता है? मैम इसमें यह होता है कि यदि किसी रीजन के पास कोई स्पेसिफिक रिसोर्स है तो उसके कारण जो होता है उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो जिसका इम्पैक्ट हमें अलग दूसरे सेक्टर्स पे देखने को मिलता है। जैसे मैम वेनेजुएला है, उसमें ऑयल रिजर्व पाया जाता है लेकिन वहाँ पे फूड इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है, मुझे बताइए कंपैशन और एम्पैथी में क्या अंतर है? मैम एम्पैथी में हम किसी भी व्यक्ति के जो पेन होते हैं या सफरिंग होते हैं उनको हम एक्नॉलेज करते हैं, और कंपैशन में हम उस सफरिंग को फील करते हुए हम उनकी सफरिंग को कम करने का प्रयास करते हैं। तो आप कंपैशनेट ज़्यादा हैं या एम्पैथेटिक ज़्यादा हैं? मैम दोनों का बैलेंस है। ठीक है, आपने एंथ्रो पढ़ा है, मान लीजिए आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट के डीएम बनते हैं जहाँ पर एक मेला लगना है ट्राइबल्स का, और उस मेले में आपको पता है कि कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं जहाँ से वहाँ की वाइल्ड लाइफ को बहुत परेशानी होती है, तो ऐसे में आप कैसे बैलेंस करेंगे कल्चर को और जो एथिकली करेक्ट है या कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है उसको? एक तो मैम ट्राइबल्स के लिए कस्टमरी राइट्स के लिए हमने फ्रीडम दी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उनको ऑटोनॉमी दी है। तो यहाँ देखने वाली बात होगी कि जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं और कौन से प्रैक्टिसेस हैं और किस रीजन में हो रहे हैं। जैसे मैम अगर सिक्स शेड्यूल की बात करूँ तो मैं वहाँ पे ज़्यादा ऑटोनॉमी है, तो उस स्थिति में मुझे निर्णय लेने के लिए मैं उस चीज़ को कंसीडर करूँगा। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि क्या आपको यूपी का फीमेल लिटरेसी रेट पता है? यस मैम, सेंसस 2011 के अनुसार जो है वहाँ 58% के अराउंड था, और अभी जो हाल ही में डेटा है उसके अराउंड उसके अनुसार 71% के आसपास। वहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो आप जानते हैं? सॉरी मैम, इसका आंसर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अभिषेक, मुझे ये बताइए कि भारत का सबसे अच्छे संबंध अपने पड़ोसी देशों में किसके साथ है? सर अभी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें भूटान के साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। क्या और भारत की कोई विदेश नीति भी है जो नेबर्स पे फोकस्ड है? सर इसमें एक यह है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। तो क्या आपके अनुसार ये कहना गलत होगा कि ये हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ये क्वालिफाइड फेलियर है? सर यहाँ कहना उचित नहीं होगा मेरे समझ से, क्योंकि आप मुझे बताइए कि भूटान के अलावा कौन से देश के साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं? सर अभी श्रीलंका के साथ ही संबंध जो है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है। बेहतर हो रहा है, ठीक है। दूसरा सर मालदीव के साथ भी हमारे जो रिलेशन में गिरावट आई थी वो भी काफ़ी बेहतर तो हो रहा खराब है। से अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। और सर अभी मैं यही देख पा रहा हूँ, और एक सर चाइना के साथ भी हमारा रिलेशन अभी बेहतर हो रहा है, एक बेहतर अच्छे हो कदम रहा की है, ओर हम अच्छा। जा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ कैसा है? सर अभी बांग्लादेश में इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और वहाँ पे यह भी देखा जा रहा है सर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स काफ़ी बढ़ रहा है। क्या वजह है वहाँ एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स बढ़ने के? सर एक तो यह है कि वहाँ पे एक नेशनल यूथ लीडर का मर्डर हो गया, जिसका एलिगेशन बांग्लादेश भारत को लगा रहा है कि भारत ने करवाया, यस ऐसा सर। ये एलिगेशन लगाया गया? यस सर, आज के न्यूज़पेपर में यहाँ आया था कि जो सस्पेक्ट है, मेन सस्पेक्ट, वो वहाँ मेघालय में है, जो कि अभी तो क्या वो भारत में भाग के आ गए हैं या भारत ने ये करवाया है? नो सर, इसमें भारत का हाथ तो नहीं है। अभी बीएसएफ और जो मेघालय स्टेट पुलिस थी उन्होंने भी इस एलिगेशन का विरोध किया है। अच्छा, ये एलिगेशन है, और एलिगेशन ये है कि शायद जिन लोगों पे शक किया जा रहा है कि वो इस हत्या में शामिल हैं वो भाग के बॉर्डर क्रॉस करके भारत की तरफ आ गए यस हैं, सर। ये एलिगेशन लगाया Yes, है, ठीक है। क्या और भी कोई वजह है भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब होने की? सर एक रीज़न यह भी है कि जो उनकी पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उन्होंने सेल्फ एग्जाइल लिया है इंडिया में, और यहाँ से उन्होंने कुछ मीडिया से जो इंटरव्यू दिए उसका भी। क्या अच्छे रिश्तों के लिए भारत को शेख हसीना को सौंप देना चाहिए वापस बांग्लादेश को? सर क्योंकि यह शेख हसीना जी को सौंपने तक ही सीमित नहीं है,
और क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जब थे शेख हसीना जी, तो उनके समय ही हमारे जो रिश्ते थे वो काफ़ी अच्छे थे। और शेख हसीना जी ने सेल्फ एग्जाइल लिया है, तो उस सेंस में अभी सर उनकी जान की खतरा है, तो अच्छा उस सेंस में हम उनको सौंपना ठीक ठीक नहीं होगा। ठीक है अभिषेक, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप प्रयागराज से आते हैं, यस सर। प्रयागराज का नाम पहले इलाहाबाद था, ठीक है? तो आप मुझे ये बताइए कि ये नाम का जो परिवर्तन हुआ है, आप अगर इसके समर्थन में है तो क्यों समर्थन में है? अगर आप इसके विरोध में हैं तो किन वजहों से आपका विरोध है? सर इसके समर्थन में हूँ मैं, अच्छा। क्योंकि जो नाम चेंज किया गया इलाहाबाद से प्रयागराज, यहाँ जो उसका सांस्कृतिक महत्व है उसको भी दर्शाता है, क्योंकि प्रयाग प्राचीन काल से ही वर्ल्ड फेमस है। तो चूँकि यह जो निर्णय लिया गया वहाँ लोगों द्वारा इनिशिएट किया गया था, अच्छा, तो मुझे लगता है सर ये एक बेहतर निर्णय है। तो मतलब जो जगहों के नाम बदले जाते हैं आप उसके पूर्णतः सहमत हैं उस चीज़ से? सर इसमें एक चीज़ यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो लोगों द्वारा ही इनिशिएट किया जाए, और दूसरा सर इसका राजनीतिकरण ना हो सके। ठीक है अभिषेक, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते थैंक यू सर, थैंक यू। सर हैं। आइए बैठिए। अभिषेक, ये कौन सा प्रयास है और कौन सा इंटरव्यू होगा? सर तीसरा प्रयास है और पहला इंटरव्यू। अच्छा, इससे पहले वाले 2 प्रयास में क्या हुआ? सर एक में तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, तो दूसरे में सर मेंस Means- क्वालिफाई। अच्छा ठीक है। और आशा है कि आपके अच्छे हुए होंगे पेपर। हाँ यस सर। ठीक है। तो अभिषेक, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर ये मेरा दूसरा मॉक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स को अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा, और कोई ऐसा क्वेश्चन जिस पे आपको लगता है कि इससे बेहतर आंसर मुझे देना चाहिए था? सर मेनली कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं अच्छा कर सकता था। सर वही है कि सर मैं इंग्लिश में मेंस लिखा हूँ, तो सारी हाँ, चीज़ें मुझे इंग्लिश में, तो मुझे सर मुझे भी ये लग रहा था। तो ये शायद जैसे सर ने आपसे कुछ Yes, sir. सवाल पूछे पॉलिटी वाले, और उसमें वो क्लिष्ट हिंदी के शब्द आ नहीं, गए तो yes, आप sir. नहीं समझ पाए। Yes, तो sir. उसमें क्या है कि हमेशा खुद पे जिम्मेदारी लेते हुए कि माफ़ कीजिए सर, मैंने जो वहाँ आप ये क्लैरिफाई कर सकते हैं, शुरुआत में तो क्लैरिफाई नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ आप ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि मैंने मेंस में मेरा मीडियम इंग्लिश था और मैंने इंटरव्यू के लिए हिंदी माध्यम चुना है। Yes. तो वहाँ आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये ऐसी चीज़ नहीं होगी, ठीक है? लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए कि माफ़ कीजिए सर, मैं समझ Yes, नहीं sir. पा रहा हूँ, अगर आप इसको इंग्लिश में बता देंगे। अगर आपको वो मेंस वाली बात नहीं भी बतानी है फॉर एनी रीज़न, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इसका इंग्लिश में टर्म बता देंगे तो मुझे आसानी होगी, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपने मेंस इंग्लिश में लिखा होगा। देखिए अभिषेक, हमारा तो मानना है कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं, और ओवरऑल मतलब आपने अपने आप को अच्छे से कंडक्ट किया, क्वेश्चंस के जवाब भी आपने काफ़ी सधे हुए दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं। हाँ, सिविल सर्वेंट्स और उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है? गवर्नेंस का पार्ट है, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि इसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं। तो कुछ आप ना स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ कर पाएंगे, वो अच्छा रहेगा, ठीक है? अच्छा, हिंदी में इंटरव्यू देते समय कहीं भी ये बाध्यता नहीं है कि आप हिंदी ही बोलें, तो आप हिंदी के साथ इंग्लिश के शब्द बिल्कुल बोल सकते हैं। Yes, sir. लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाना है उसको। कोशिश करेंगे कि हिंदी के पूरे वाक्य बोलें, और जहाँ वो टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगे वो आप इंग्लिश में यूज़ करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर कहीं कहीं सर और मैम भी हुआ, तो ये Yes, sir. ध्यान रखेंगे कि सर को सर और मैम को मैम बोला जाए, ठीक है? और सिविल इंजीनियरिंग का भी बेसिक्स को थोड़ा देख लेंगे, ठीक है? सब्जेक्ट मैंने पूछ लिया आपके फाइनल सेमेस्टर के, तो इतना तो थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। लेकिन अगर कहीं नहीं पता है तो एकदम ईमानदारी से मान लीजिए, उसको एडमिट करिए। अच्छा, कहीं भी गैसिंग करने के लिए नहीं जाना है। जैसे कि आपको एंथ्रो इंजीनियरिंग पूछा गया, तो कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ आपको उस पर, मतलब कि मैडम आप अलाउ करेंगी तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो क्यों लगाना है अंदाज़ा? मतलब जिस चीज़ को आपको नहीं पता है उस पर अंदाज़ा मत लगाइए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि कुछ पूछा गया है, उस पर आप बारे में आपको जानकारी है, 70-80% जानकारी है, लेकिन आप श्योर नहीं है, वहाँ अनुमति लेके अंदाज़ा लगाइए, ठीक है? लेकिन जहाँ आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, मतलब ब्लाइंड गेसिंग कर रहे हैं, तो वहाँ मत करिए ना, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करता है, ठीक है? ये ज़रूर है कि आपने परमिशन लेके किया, लेकिन फिर भी इट वॉज़ ए वाइल्ड गेस, तो बेटर अवॉइड करेंगे उसको, ठीक है? और इसके अलावा जनरली अभिषेक सारी चीज़ें अच्छी हैं।
और यूपी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स, नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इनको देख लेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ों से थोड़ा केयरफुल रहेंगे यूज़ करने। जैसे कि आपने ये बोला कि अभी भारत पे आरोप लगाए, भारत का उस हत्या से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। सिर्फ एलिगेशन जो लगाया गया है, और वो भी वहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें ये एलिगेशन लगाया गया है कि शायद वो लोग भाग के भारत की तरफ चले गए हैं। इस सर ठीक अभी है, मैं न्यूज़पेपर इससे में भारत की कॉम्प्लिसिटी कहीं भी नहीं बनती है। ठीक है, तो इस तरीके के चीज़ों को बोलने से एकदम बचेंगे। ठीक है, अच्छा, वो एक इंटरनल, आप बोल सकते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मैटर है सर। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है वहाँ की इंतरिम सरकार जो है, और इसी वजह से वहाँ अब इलेक्शंस भी अनाउंस हुए हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल उससे बाहर रख रहे हैं। अच्छा, शेख हसीना वाले मामले में भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस वजह से हम उनका एक्सट्रेडिशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर पॉलिटिकल नेचर का ऑफेंस है, जो कि शेख हसीना जी वाले केस में है, तो भारत सरकार इसमें मना कर सकती है। यस सर। ठीक है, और वहाँ कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, तो इस वजह से भी उनका कोई राइट नहीं बनता है। ठीक है, तो ये तो आपको हमेशा भारत की विदेश नीति के साथ खड़े होना है ऐसे मुद्दों पे। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं अभिषेक, आप वहाँ जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना है, जैसा आपका आप कर रहे हैं उसी को अच्छे तरीके से करिए। एंड सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आता है उसको अच्छे से डिलीवर करना है आंसर, और जो नहीं आता है उसमें ये डिसाइड कर लेना है कि क्या मैं अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ। अगर 70-80% आता है अनुमति लेकर, और जहाँ बिल्कुल नहीं आता है तो वहाँ सॉरी बोलेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए तो इंटरव्यू बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, और आई थिंक ये मेन बात है। सिर्फ आप जो NIT हमीरपुर से हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं, तो वहाँ ये भी ज़रूर है कि क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों आपने जॉब नहीं किया है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, बेटर आंसर, वहाँ थोड़ा बेटर आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।